यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। आ जाइए क्लास में एक बार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सार्थक, अजय, आर्यन, ध्रुव, जन्नत, महक, मयंक, ओजस्विनी, राधा, ऋतु, सरबजीत, सतीश, सौरभ, सृष्टि, अमन। सबको गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करेंगे गुड क्लास। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ महक बेटा, नहीं आज न्यू चैप्टर नहीं है। आज हमारा मार्केट का ही एमसीक्यूज खत्म होने वाला है। नया चैप्टर होगा आपका कल। ओके, कल आपका बिजनेस साइकिल होगा और वो कंप्लीट ही कल करा दिया जाएगा। बिजनेस साइकिल कल कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत कम टॉपिक हैं, तो कल ही हम बिजनेस साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके ओनली 25 एमसीक्यूज हैं, आई थिंक 25 मैक्स टू 27 है। तो वो भी हम उसका कवर अप कर लेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, बहुत सिंपल है वो, कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कल वाली क्लास में हम इसको थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा करना हुआ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर कल हमारा पार्ट 1 एनी हाउ कंप्लीट है। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं मार्केट के सिर्फ एमसीक्यूज। हमने कल लास्ट क्लास में सैटरडे को 40 एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। 4 to 5 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं एमसीक्यू सेशन में, तो मुझे पता है आज भी उनका ही रिस्पॉन्स आने वाला है। राइट, तो वही है कि जो रिमेनिंग 60 एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। आपका मार्केट पूरा हो जाएगा मेरी तरफ से भी। एंड मुझे भी लगेगा कि चलो आपको भी आ गया। जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स करोगे तो ठीक है। तो चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट से खत्म करते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज है, जितनी जल्दी खत्म करेंगे ये क्लास उतनी जल्दी ओवर होगी। थोड़ा सा टाइम गैप मिल जाएगा आपको, तो फिर बीसीआर की क्लास आज करेंगे। ठीक है, आइए करेंगे स्टार्ट। अगेन वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करें मार्केट के फॉर्म्स ऑफ मार्केट के एमसीक्यूज। लास्ट हमने डिस्कस किए थे 40 एमसीक्यूज। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो ऑलमोस्ट हैं, बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, बहुत सिंपल भी हैं, कोई इतने टफ नहीं है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसको बस ये है ना कि ये एमसीक्यूज पता है, टिक कीजिए आगे बढ़िए, ये पता है टिक कीजिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्लाइड आपके सामने प्रेजेंटेड है ही, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे 41 क्वेश्चन से। तो आप लोग अपना अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे डालते जाइए कि आपके अकॉर्डिंग 41 का क्या ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए। प्योरली कंपेटिटिव फर्म सप्लाई शेड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय, मैंने आपको करवाया था परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व किसकी हेल्प से निकाला जाता है। और मैंने आपको बताया भी था बेटा, डायग्राम नहीं आएगा, पर वो आपसे पूछेगा कि सप्लाई कर्व निकलता कौन से डायग्राम से है, परफेक्ट कंपटीशन का। राइट, तो मैंने आपको कराया था वो छोटा सा टॉपिक, डायग्राम बना के दिखाया था मैंने आपको, कौन से कर्व की हेल्प से निकलता था। बताइए। दो रिस्पॉन्स मिले हैं मुझे, ध्रुव और राधा के, एकदम ठीक है वो। बाकी लोगों का क्या कहना है बताइए, तो मैं बताऊं आपको फिर फाइनल आंसर। यस, सरबजीत नहीं बेटा, वो ऑप्शन नहीं है। जन्नत का ठीक है। सरबजीत बेटा ठीक करो उस ऑप्शन को, अपने नोट्स में जाके देखो, या नहीं पता तो मैं अभी बताता हूं। हमने ये किया था ये टॉपिक। ठीक है, अपने नोट्स में देखो, और यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ, चलो एक बार, अगर याद नहीं है तो। वैसे मैक्सिमम लोग ठीक बोल रहे हैं। वेरी गुड ऋतु, एकदम ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है, 3 से 4 रिस्पॉन्स फिर से। ये देखो बेटा एक बार, जब हमने ये किया था, हियर इज योर सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जिनको डाउट है एक बार इस डायग्राम में देखें, आप खुद देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। राइट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व की हेल्प से आपका ये सप्लाई कर्व निकलता है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है,
एज यू कैन सी इन द डायग्राम, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसी की वजह से आपका सप्लाई कर्व आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कॉस्ट पे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्राइसेस भी इंक्रीज करनी पड़ रही है, एंड विद द इंक्रीज इन प्राइसेस सप्लाई बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइन। 42 का बताइए, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ओलिगोपोली का नहीं है? टिपिकली एक ओलिगोपोली का नहीं होता, बताओ क्या लगता है आप लोगों को 42 का? वेरी गुड राधा, बाकी लोग बताएं। सबका सही है। ऋतु, जन्नत, और लोग बताओ भाई। कल परसों ही हमने कवर किया था ओलिगोपोली, एकदम सही है ध्रुव, सबका सही है। सरबजीत आपका भी सही है। फर्स्ट वाला डिमांड कर्व, इसमें ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल ना तो डाउनवर्ड, किंग्ड शेप का डिमांड कर्व होता है। रिमेनिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, राइट। आगे बढ़ते हैं, 43 पे आइए, फटाफट से खत्म करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री, परसों ही बताया था टूथपेस्ट इंडस्ट्री का कौन सा होता है? टूथपेस्ट इंडस्ट्री, है ना। मैंने आपको बता दिया था कि बेटा टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, इन सब की इंडस्ट्री की बात की जाए ना तो एक ही एफएमसीजी प्रोडक्ट की जब भी बात होती है तो एक ही मार्केट आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जैसा आप लोग बता रहे हैं 43 का सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज टूथपेस्ट इज एफएमसीजी प्रोडक्ट एंड दिस इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। फाइन, ठीक है। 44 पे बढ़ते हैं, आइए। स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, बेटा कोल्ड ड्रिंक, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही। ध्रुव, ऋतु एकदम ठीक, सरबजीत एकदम ठीक, ठीक है। जन्नत आपका भी ठीक है। आज मयंक का है, वो तो सारे रिस्पॉन्स देता था, वो भी आज वो भी नहीं दे रहा है। एकदम सबका सही है। 44th का इज द डी, वेरी गुड, क्योंकि लास्ट क्लास में ही हमने किया है सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट जो होता है वो हमारा ओलिगोपोली होता है, राइट। ओलिगोपोली इन द होमोजीनियस मार्केट, जिसको हम बोलते थे ना प्योर ओलिगोपोली, परफेक्ट ओलिगोपोली, तो वो आपका सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री ही होता है, वेरी गुड। 45th पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? चलिए बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। तो राधा कह रही है सी, ओके, सब लोग सी कह रहे हो तो इसका मतलब सी ही ठीक होगा। मैं भी पढ़ लूं एक बार। मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन हैव लॉसेस, यस बिल्कुल हो सकता है। फर्म्स इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर प्राइस टेकर्स, बिल्कुल सही बात है। It is always beneficial for a firm in a perfect competition to discriminate prices. No, in a perfect competition, firms cannot discriminate the prices because there is a homogeneous product. So for a homogeneous product, how can they discriminate the prices? A monopolist discriminate the prices. Correct, Mehak? C is the correct answer. Very good. मतलब इसके लिए incorrect और हमारे लिए correct. Okay. Now comes to the 46th. Under perfect competition in the long run there will be no what? There will be no, क्या नहीं होता long run में? Very good. राधा, सरबजी, जन्नत, ऋतु, सबका सही, एकदम ठीक है। वेरी गुड सौरभ। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम खत्म करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम रहा तो आई विल स्टार्ट फॉर द 10 मिनट्स के लिए भी बिजनेस साइकिल, एल्स वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। फाइन। तो ठीक है, आप लोगों को पता ही है लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। लॉन्ग रन में प्रोडक्शन भी होगा, लॉन्ग रन में कॉस्ट भी होगा, लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट को सुपर नॉर्मल नहीं होता बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, ठीक है। नाउ कम्स टू द 47th, व्हेन डैश वी नो दैट फर्म्स अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी सिंपल। 47th का कब हमें पता चलेगा कि फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है? वेरी गुड, सबका सही है, एकदम ठीक बात है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बार बार देखते हुए आ रहे थे हम लोग, जहां पे ए आर और ए सी इक्वल होता है वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं फर्म, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है ये। 48 पे आते हैं बेटा, राधा का कहना है 48 का, ओके ओके, सब लोग कह रहे हो तो ठीक ही है। व्हेन डैश वी नो दैट द फर्म्स मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एसी and so there will be productive efficiency. वेरी गुड, हाँ, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सिंपल सेम होता है ना। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट वी नो दैट द फर्म्स मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द minimum point of the average cost curve and there will be
प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, राइट? एकदम ठीक है, क्योंकि क्या होता है वहां पे आपका एमआरएमसी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हो गया, राइट? अब नाउ मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की भी बात कर रहा है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात अगर हम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी उसकी इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट कर्व पे, जहां पे वो लोग एक दूसरे को मिनिमम पॉइंट पे काटते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम होता है, ठीक है? तो इसीलिए उसे हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी बोलते हैं, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इक्वल होता है वहां पे एसी के। आगे बढ़ते हैं, 49th का बताइए। 49th के अकॉर्डिंग ठीक है, ओके। There will be allocative efficiency, which means thereby that the cost of the last unit मतलब MC है ना, is exactly equal to the price consumers are willing to pay. So if price that consumers are willing to pay is the AR and AR and MR is same, है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है so that the right goods are being sold to the right people at the right price. Okay. So if MR is equals to MC, so normal सी बात है MC भी will equals to AR, right? यहां पे क्या कह रहा है, marginal cost of the last unit is exactly equal to the price consumers are willing to pay. तो price that consumers are willing to pay is AR, and which the cost of the last unit is your MC, right? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर हुआ बेटा वो हुआ सी, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। सबका ठीक है बेटा। 50 का क्या होगा, एग्रीकल्चरल मार्केट किसका एग्जांपल था? वेरी गुड, सबका सही है। राधा, ऋतु, सबका सही है। ध्रुव ठीक है, सरबजीत सबका ठीक है। मैंने बता ही दिया था एक ही एग्जांपल होता है उस मार्केट का, वो होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और वो होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो सबका सही है, एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 51 पे आते हैं। आइए फटाफट से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट? आप ही बताइए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा नहीं है, ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? सोचो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो होते ही हैं, तो ए ऑप्शन तो हो गया। गुड्स ऑफर फॉर सेल्स आर लार्जली द सेम, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। फर्म्स जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, नहीं, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करता फर्म। एंड फर्म्स कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट द मार्केट, यस ये तो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। सी वाला नहीं होता, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है परफेक्ट कंपटीशन एंड नॉट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो सबका सही है जिन्होंने भी 51 का सी बोला है। वेरी गुड। कम्स टू द 52, which of the following market would most closely satisfy the requirements for a perfectly competitive market? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का कौन सा है जो सबसे सटीक एग्जांपल है? परफेक्ट कंपटीशन मतलब वो गुड्स जो सेम होते हैं, चाहे आप इस शॉपकीपर से लो चाहे आप दूसरे शॉपकीपर से लो, ठीक है? प्रोडक्ट में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो कोला तो होगा नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो अलीगोपली होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो भी नहीं होगा बिकॉज थोड़ी सी मोनोपोली होती है ना। केबल टेलीविजन आपका आ गया, ओलिगोपली में भी आ जाता है, ठीक है? मिल्क, बेटा दूध तो दूध है, चाहे इस दुकान वाले से लो चाहे उस दुकान वाले से लो। तो दूध में क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे बेटा? अगर फुल क्रीम मिल्क लेने जा रहे हो तो सब एक जैसा ही फुल क्रीम मिल्क देंगे, और टोंड वाला लेने जा रहे हो तो सबकी जगह टोंड वाला ही मिलेगा। कोई डिफरेंस तो होता नहीं है फुल क्रीम में, मतलब फुल क्रीम एक जैसे होते हैं और टोंड अलग होते हैं, ठीक है? तो जो तुम कोई सा भी लो बट कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें एक शॉपकीपर से दूसरे शॉपकीपर के बीच। तो एकदम सही पहचाना आपने, बी नहीं होगा बेटा, केबल टेलीविजन तो आपका ओलिगोपोली मार्केट है। ओके, मिल्क, तुम दूध में क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे? दूध इज होमोजीनियस, जिससे भी लोगे मिल्क तो होमोजीनियस ही रहेगा। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट ही तो खासियत होती है परफेक्ट कंपटीशन की। तो वो हो जाएगा एग्जाम्पल। नाउ 53 का बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है
वो परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग एकदम ठीक है, सोच के बोलना, ठीक है। तुमने सारे स्टेटमेंट पढ़े हुए हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, बताइए। पढ़ते हैं एक बार। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नो। अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। डिमांड कर्व ऑलवेज लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, नो। Demand curve and marginal revenue curve are same in the perfect competition. AR and MR, right? AR and MR is equals to demand. AR need not be equal to price. No, AR should be equal to price. Price is given and is determined by the equilibrium in the entire market. Which of the following statement is accurate? हाँ, डी वाला आपका ठीक है, बिकॉज प्राइस जो होता है वो सेट किया जाता है इंडस्ट्री के थ्रू, राइट। और जो इक्विलिब्रियम होता है वो एंटायर मार्केट का डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दोज प्राइसेस व्हिच आर सेट बाय द इंडस्ट्री. So where your aggregate demand and market demand and market supply will be equal, at that point that price will be equilibrium price, right? And corresponding to that equilibrium, the quantity is known as equilibrium quantity. So D is the correct option. Don't be confused, D is the correct option. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप 54th में बताइए, ये क्या है 54th में? Markets for hand tools such as hammers and screwdrivers is dominated by drapers, Stanley and craftsmen. Okay, fine. बताइए. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. सोचो ध्यान से. डोमिनेट भी कर रखा है और एक नहीं है फर्म, दो तीन, मतलब दो तीन तुम्हारे वो हैं इसमें मार्केटर्स. ड्रैपर भी है, स्टैनली भी है, क्राफ्ट्समैन भी है. तो मोनोपोली तो हो नहीं सकता बेटा, सिंगल सेलर तो है नहीं. पर मार्केट डोमिनेट कर रखा है तो मोनोपोली का फीचर तो आ रहा है, ठीक है. आधी बात तो मोनोपोली की है, आधी बात किसकी है? रिमेनिंग बात जो है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की. फ्यू, थोड़ा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. तो दोनों मिलके क्या बन गया? ओलिगोपोली. Oligopoly is a firm in which there are few firms. Oligopoly is the market in which there are few firms and they are dominating the market. Okay, so these are oligopoly, not monopolistic. Competitive नहीं होगा 54th का. कैसे हो सकता है? यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक के और मोनोपोली के दोनों के फीचर्स हैं, तो वो ओलिगोपोली बनता है. ध्यान से समझो ना, डोमिनेट कर रखा है और डोमिनेट तीन फॉर्म्स हैं. तो आधी बात मोनोपोली, आधी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बन गया ओलिगोपोली. बस आ जाओ 55th. मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल इज नोन एज. बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं बट मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पर कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते. ठीक है, थोड़े से सिमिलर होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, ठीक है. तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा मार्केट है? देखो बेटा, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा बिकॉज कंप्लीटली आइडेंटिकल. मोनोपोली नहीं होगा बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते. तो मतलब ऐसी तो कोई बात ही नहीं कही गई. ओलिगोपोली में तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं और डिफरेंशिएटेड भी होते हैं. बट यहाँ पे हमसे पूछा ही कुछ और गया है. यहाँ पे पूछा गया है वो फर्म जो ऐसे प्रोडक्ट बेचता है जो पूरा सेम नहीं है बट थोड़ा सा थोड़ा सा सिमिलैरिटीज है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी है. द करेक्ट ऑप्शन विल बी मोनोपोली नहीं हुआ, परफेक्ट कंपटीशन नहीं हुआ, ओलिगोपोली नहीं हुआ, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या पढ़ा था हमने? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन refers to a firms in which there are large number of sellers selling closely related but not homogeneous product but differentiated products, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है. तो आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़े से डिफर करते हैं बट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है. लाइक टूथपेस्ट इंडस्ट्री आपका मोनोपोलिस्टिक क्यों है? क्योंकि बेटा वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा तो डिफरेंस है उसमें, ठीक है. लाइक शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे,
टेस्ट के बेसिस पे, है ना। तो इस बेसिस पे जो है ना, ब्रांड के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 55th। 56 का बताइए। व्हेन एन ओलिगोपोलिस्ट individually chooses its level of production to maximize its profit, its charges a price। जब एक ओलिगोपोलिस्ट खुद से चूज करता है कि उसे क्या लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है जिससे उसे प्रॉफिट ज्यादा मिले, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक बैठेगा फिर, बताइए। पढ़ते हैं एक बार ऑप्शन को। मोर देन द प्राइस चार्ज्ड बाय ईदर मोनोपोली और अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। वो प्राइस चार्ज करना चाहिए उसे थोड़ा सा ज्यादा मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट से, या लेस देन प्राइस चार्ज करना चाहिए मोनोपोली या कॉम्पिटिटिव मार्केट से। मोर देन प्राइस चार्ज करना चाहिए मोनोपोली से एंड लेस देन प्राइस चार्ज करना चाहिए एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, या लेस प्राइस चार्ज करना चाहिए बाय अ मोनोपोली एंड मोर प्राइस चार्ज बाय अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, बोला क्या है इसमें, ओलिगोपोलिस्ट जो है वो इंडिविजुअली चूज करता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो वो मोनोपोली से तो ज्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि मोनोपोली से ज्यादा अगर वो रखता है तो बाकी फर्म्स हैं थोड़े से, ठीक है, जो उसको बीट कर देंगे, फिर वो लोग उसका फिर प्राइस नहीं हाई करेंगे, तो मोनोपोली से तो कम होगा। बट परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? क्योंकि ओलिगोपोली जो है वो होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों बेचता है, और परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है। तो होमोजीनियस वाला तो सेम चार्ज करेगा, पर ओलिगोपोली में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सकता है प्रोडक्ट, तो वो परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर सकता है ओलिगोपोली। तो हमारा ऑप्शन जो ठीक बैठता है उसमें वो है ए, नहीं होगा क्योंकि मोनोपोली मार्केट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, बाकी फर्म्स भी हैं, ठीक है, कंप्लीट मोनोपोली नहीं है ना, तो वो लोग उसको बीट कर देंगे, मार्केट से बाहर कर देंगे। हाँ, डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। आप लोगों ने ध्रुव सही अनुमान लगाया है, भाविश आपका भी ठीक है, डी ऑप्शन एकदम ठीक होगा। मोनोपोली से ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते बिकॉज कुछ और फर्म्स हैं उसके जैसी, ज्यादा नहीं है बट कुछ तो है, तो आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते प्राइस, बट हाँ परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि थोड़े से डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बेचते हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 57th पे आइए। इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंपेटिटिव मार्केट फर्म्स ऑपरेट एट। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, बताओ बेटा, ये जरा सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, बताइए। क्या कहना है आपका 57th के लिए? देखो, लॉन्ग रन हो शॉर्ट रन हो, इक्विलिब्रियम तभी होता है जब एमआरएमसी हो, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। नाउ लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो एफिशिएंट स्केल भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रहा है। बेटा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पता है क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब ना हमारा वही होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका जो है वो यहाँ पे जीरो हो रहा है बिकॉज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट बिकॉज ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट, राइट। तो 57th का बनेगा आपका डी। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ 58 पे। मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट का कौन सा फीचर नहीं है? वेरी सिंपल, कौन सा नहीं है, ध्यान से बोलना। 58 का, आई एम आस्किंग फॉर द 58। पढ़ लो हाँ, और ध्यान से बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का। वेरी गुड ध्रुव, बाकी लोग बताएं। भाई बाकी लोग भी बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट का कौन सा फीचर नहीं है? बताओ बेटा, बेटा जल्दी जल्दी बताओ। एक ही स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया, जन्नत का आया, ठीक है एकदम।
बाकी लोगों का क्या कहना है? नहीं पता क्या? बहुत सिंपल है ये तो। नहीं भावेश, ए ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री है, ठीक है। सेलर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होता ही होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है कि कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही इसमें भी कंपटीशन है। तो लॉन्ग रन में जो होगा फर्म, वो कभी भी अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ठीक है। वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा जैसे परफेक्ट कंपटीशन कमाता है लॉन्ग रन में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनके लिए इनकरेक्ट, हमारे लिए करेक्ट इज द बी, राइट। आइए 59th के बारे में बताइए। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, बताइए। मार्केट का पीरियड ना बहुत छोटा है, बताओ बेटा क्या होगा। शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या चीज फिक्स्ड होती है? कोई एक चीज, मतलब कोई एक चीज होगी या दोनों होगी, ये बताओ। ओके राधा, ठीक है। ऋतु, बाकी लोगों का क्या कहना है? वेरी गुड जन्नत। बाकी लोग बताएं एक बार। नॉर्मल सी बात है, मार्केट का जो साइज है और टाइम पीरियड जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो मार्केट का टाइम पीरियड अगर छोटा है तो नॉर्मल सी बात है, सप्लाई रहेगी फिक्स, डिमांड क्यों फिक्स रहेगी? हाँ, शॉर्ट पीरियड हो या लॉन्ग पीरियड हो, डिमांड तो कितना भी हो सकता है बेटा। डिमांड कैसे फिक्स हो सकती है? हाँ, मार्केट का टाइम पीरियड कुछ भी हो, डिमांड तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे लॉन्ग पीरियड हो चाहे शॉर्ट पीरियड हो, बट सप्लाई जो होती है वो हो सकती है फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हमें पता है, हम कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती शॉर्ट रन में। तो इसीलिए फिक्स रहती है शॉर्ट पीरियड मार्केट में, ठीक है। डिमांड तो कितनी भी हो सकती है, तभी तो बेटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट हम डिमांड में पढ़ते ही नहीं थे। हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगे थे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। द 60th इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने स्पेशली आपको लिखवाया था जब मैंने आपको कराया था टाइप्स ऑफ मार्केट। तो बताइए क्या कहना है आपका। यहाँ पे दो ऑप्शन, दो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स हैं। भावेश का 60 के लिए बोल रहे हैं वो। ओके, वेरी गुड, एकदम ठीक है। राधा बेटा आपका भी ठीक है। ऋतु ठीक है। बाकी लोग बताएं 60 के लिए क्या रहेगा आपका। ये लो 60 का टाइम एलिमेंट वाज गिवन बाय, लिखवाया था स्पेशली ना। वेरी गुड, मार्शल ने दिया था, एकदम ठीक है। आ जाओ 61 पे। टीआर का फॉर्मूला बता दो बेटा, सिंपल है बहुत। टीआर का फॉर्मूला, टीआर का फॉर्मूला, ठीक है रितु। बाकी लोग बताएं। जन्नत ठीक है। ध्रुव ठीक है एकदम। 61 का बताएं, टीआर का फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू मतलब एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, या बोले तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस, इनकम तो होगा ही नहीं, इनकम तो डिलीट करो। ए ऑप्शन बन गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। ओके 62, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्नड। इसमें डेफिनेशन पूछा है, कंप्लीट करो इसको 62 को। वेरी गुड, सबका ठीक है। 52 का बताइए। एवरेज रेवेन्यू का डेफिनेशन पूछा है, पर यूनिट ऑफ इनपुट होता है या पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है? चलो दो ऑप्शन यही होंगे, ए या बी। वेरी गुड, सब लोग कह रहे हैं बी। बिल्कुल, आउटपुट का ही तो पर यूनिट आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो एकदम ठीक बात है बेटा आपका। ए आर कैन बी सिंबॉलिकली रिटर्न एज, बताइए सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं ए आर को? वेरी गुड, सबका ठीक है। ए आर का फॉर्मूला पूछा है ना।
एम आर अपॉन में क्यू तो नहीं होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी टी आर हो जाता है, एंड टी आर अपॉन क्यू ए आर हो जाता है। नहीं, डी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव नहीं होगा, 63 का होगा सी ऑप्शन। यस, 64 इज वेरी सिंपल, सब लोग ठीक बताएंगे। ए आर को हम क्या बोलते हैं? सब लोग, इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए 64 का। ए आर को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ए आर को हम प्राइस भी बोलते हैं, ए आर को हम डिमांड भी बोलते हैं। तो डिमांड तो दिया नहीं हुआ, प्राइस दिया हुआ है, तो प्राइस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, ठीक है सबका। आज ये देख रहे हो आप कितने सिंपल है, अभी फटाफट से करते हैं। 65 पे आइए। मार्जिनल रेवेन्यू का ना फॉर्मूला पूछा है, हम टोटल रेवेन्यू के चेंज को किससे डिवाइड कर दें सो दैट कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाए। रेवेन्यू पूछा है ना बेटा, तो परचेज तो नहीं होगा, सेल्स होगा। तो सेल ऑफ सब्सिक्वेंट यूनिट या सेल्स ऑफ एडिशनल यूनिट? राधा ठीक है 65 का। बाकी लोग बताएं। जन्नत एकदम ठीक है बेटा। ऋतु बताओ, ध्रुव बताओ, भावेश बताओ। एकदम ठीक है ध्रुव। वेरी गुड ऋतु बेटा, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, चेंज इन डिवाइड बाय चेंज इन क्यू होता है आपका, चेंज इन टीआर डिवाइड बाय चेंज इन क्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू। सो चेंज इन क्यू बोलता है वन एडिशनल यूनिट आउटपुट बेचने का कितना हुआ, तो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड विल बी द बेस। ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। 66। हाँ 66 का बताओ, जब इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो एमआर क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? करवाया था ये भी। वेरी गुड ध्रुव, जन्नत ठीक है एकदम। बाकी लोग बताएं। वेरी गुड ऋतु। ऋतु पता है, मैं ना आई अप्रिशिएट यू, लाइक यू नो, जब मैंने पूछा था कुछ लोगों से कि कौन हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, मैक्सिमम वर द इंग्लिश मीडियम, एंड काफी लोगों ने इको पढ़ा हुआ है। बट मुझे पता है आपने इको नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने, आपके पास इको नहीं थी, एंड आपका हिंदी मीडियम भी है। तो उस हिसाब से द वे यू आर परफॉर्मिंग ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट है एंड जो लोग इको नहीं पढ़ा है, जिन्होंने, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चीज को, और वो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वेरी गुड राधा बेटा, आपका भी रिस्पॉन्स आता है मेरे पास, ठीक है। मयंक का भी आता है, वो भी शायद उसने भी नहीं पढ़ा था, उसने मुझे बताया था, उसने भी नहीं पढ़ा था। हाँ अभी अभी 16 बच्चे थे 15 मिनट पहले, और जब एमसीक्यू सेशन चला तो फिर 16 से 7 हो गए। ठीक है। सार्थक आपका भी रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछने का तो मतलब ही नहीं बनता, 16 से 7 हो गए। अच्छा, कहीं जाना पड़ा था। चलो आ जाओ। वैसे तो तुम एमसीक्यू सेशन में मैंने कभी नहीं देखा सार्थक, आज हो जाओ प्रेजेंट यहाँ पे। चलो करते हैं मिलके एमसीक्यूज, ठीक है। कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, अभी तो एमसीक्यूज ही चल रहे हैं और हम 66 एमसीक्यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, जिन लोगों ने इको नहीं पढ़ा है और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एंड स्पेशली हिंदी मीडियम है, तो आई एम अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है, सीरियसली। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मुझे वो याद था ऋतु और मयंक का। दादा बेटा आपका नहीं पता था, मुझे इतना पता था कि आप हिंदी मीडियम में हो, ठीक है। तो यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। बाकी तो कर ही रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्स यहाँ पे देते हैं, और जो लोग ज्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंट है कि हमारा हो जाएगा, वो लोग चलो ठीक है पढ़ते हैं, बट एमसीक्यू सेशन में मिस करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी इंटेलिजेंस की बात है, अपनी अपनी नॉलेज की बात है, बट प्रैक्टिस कभी बेकार थोड़ी ना जाती है, हाँ। तो ऐसे थोड़ी ना सेशन को छोड़ देना चाहिए। आ जाओ बेटा, 66 सबका ठीक है, 67 बताइए। राधा एकदम ठीक है बेटा आपका। भावेश बेटा उसको करेक्ट करो, आपने शायद नेगेटिव बोला है 67 का, नहीं ध्यान करो, जब ये मैं ये पढ़ाता हूँ तुम लोग के नोट्स कहाँ होते हैं ये बताओ। नोट्स अपना साथ में रखो जब भी पढ़ते हो, ठीक है। और ये मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था, जब इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है, जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होता है तो एमआर 0 होता है, ठीक है। और जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो एमआर नेगेटिव होता है, और मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखाया था, है ना। तो मैक्सिमम पीपल आर सेइंग करेक्ट आंसर विच इज नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, जीरो, सॉरी जीरो।
मैंने 66 को देख लिया था बी ऑप्शन के हिसाब से। बी इज द करेक्ट आंसर एंड 0 इज द करेक्ट। वेरी गुड। तो अब बता दो 68 का। 68 तो आप लोग बता दोगे, अब तो मैंने बता दिया आपको। चलो वेरी गुड। सबका एक मत से कह रहे हैं नेगेटिव, विच इज करेक्ट। 69th इज वेरी सिंपल। मार्केट का डेफिनेशन पूछा है, तो बेटा बता दीजिए मार्केट का डेफिनेशन। वेरी गुड ध्रुव, ऋतु, जन्नत, ठीक है एकदम। बाकी लोग भी बताएं। राधा एकदम ठीक है। यस सार्थक, वेरी गुड। जो कंप्लीट कर रहा, वैसे तो बी और सी हो ही नहीं सकते। ऐसा कौन सा प्लेस हो गया मार्केट का भाई जहां पे हम बार्गेन नहीं कर सकते? बायर भी बार्गेन कर सकता है, सेलर भी बार्गेन कर सकता है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलो आ जाओ 70 वाले पे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इज, फर्म क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में? सामने दिख रहा है एमसीक्यू, इसका आंसर एकदम पता चल रहा है। वेरी गुड सार्थक। फर्म क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में? वेरी गुड जन्नत। ऋतु एकदम ठीक है बेटा। राधा, ध्रुव बताओ। भावेश बेटा क्या कहना है? दो चीज होती है परफेक्ट कंपटीशन में। नहीं राधा बेटा, यहाँ पे आप गलत हो गए। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ध्रुव ठीक है एकदम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे मैंने बताया था, इस बात को गांठ बांध लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म होता है और एक इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री जो होता है वो होता है प्राइस मेकर, और फर्म जो होता है वो होता है प्राइस टेकर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर, इंडस्ट्री विल बी प्राइस मेकर, ठीक है। अब 71 का क्या कहना है? मोनोपोलिस्ट फर्म जो होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं या टेकर होते हैं? एकदम ठीक है ऋतु, जन्नत। अगर फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है तो मोनोपोली में प्राइस मेकर हो जाएगा, ऑपोजिट। वेरी गुड, सबका ठीक है। 72 भी बहुत सिंपल है। किसका फीचर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किस मार्केट का? वेरी गुड। नहीं सार्थक, ए ऑप्शन किसके लिए कह रहे हो आप? 71 या 72? इफ यू ओके, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। 71 होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। आपने ए बोला होगा 71 के लिए। नाउ यू आर सेइंग बी फॉर 72 विच इज करेक्ट, ठीक है एकदम। सब लोग बी बोल रहे हैं, तो दिस इज करेक्ट। ये तो हमने पढ़ा है। अच्छा, मोनोपोली में डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस कितना होता है? थोड़ा होता है, ठीक ठाक होता है, या ज्यादा होता है? मोनोपोली में प्राइस कंट्रोल। वेरी गुड सार्थक। भावेश एकदम ठीक है। ध्रुव बेटा वही होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि अकेला है ना वो मार्केट में, तो कुछ भी प्राइस रख सकता है और वही बेच रहा है, ठीक है। सी सी ही होगा करेक्ट आंसर। जल्दी हो जाएगी क्लास खत्म, हाँ, बिजनेस साइकिल के लिए टाइम मिल ही जाएगा। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। बिजनेस साइकिल के लिए टाइम मिल जाएगा तो एटलीस्ट फेजेस तो कर लेंगे। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग कह रहे हैं 73 का सी, तो विच इज करेक्ट, क्योंकि ज्यादा होता है। वेरी कंसिडरेबल का मतलब है बहुत ज्यादा होना, ठीक है। 74 का आ जाइए बेटा। ये कैसा मार्केट है पेरिशेबल गुड्स का? पेरिशेबल गुड्स तो जहां तक मुझे लगता है नेशनल तो होगा नहीं, लोकल ही लगता है मुझे तो ये। लोकल मार्केट ही होगा, बिल्कुल सही बात है। सब्जी मंडी है ना, फ्रूट मार्केट, तो ये सब तो लोकल मार्केट होते हैं। शनि बाजार लग गया, रवि रवि बाजार लग गया है, सोम मार्केट लग जाता है, मंडे मार्केट हो जाता है। कल शुरू करा देना बिजनेस साइकिल। बेटा कर ही लेते ना, कल के लिए एमसीक्यूज के लिए भी और टाइम मिल जाएगा। और मान लो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा ना, तो कल बीसीआर की क्लास मुझे पोस्टपोन मतलब नहीं ही करनी पड़ेगी। वैसे बीसीआर का मुझे कोई इतना टेंशन भी नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट अप टू द एंड। मुझे तो लगता है नेक्स्ट वीक तक मैं आपको खत्म भी करवा दूंगा बीसीआर। बचा ही क्या है उसमें, दो तीन राइटिंग की चीज बची, और एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। सब कुछ तो तुमने कर ही लिया है, तुमने आधा 30 नंबर तक का तुमने कवर कर लिया है बीसीआर में।
अब कुछ नहीं है वो, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने देखा ना, इतनी बड़ी मोटी बुक थी है, सिलेबस जाके मैंने देखा, ये तो इंग्लिश पढ़ना, ये तो इंग्लिश पढ़ाना है मुझे, बच्चे ने भी इंग्लिश पढ़ना है, तो क्या ही दिक्कत है उसमें। हाँ, सबसे सिंपल है वो, सही बात है, वो तो ट्वेल्थ में ही सारा पढ़ा पढ़ा, पैसेज तुमने किया है, नोट मेकिंग तुमने किया है, आर्टिकल तुमने लिखे हैं, लेटर तुमने लिखे हैं, जॉब एप्लीकेशन तुमने लिखे हैं, तो क्या दिक्कत है ये बताओ अब वर्ड मीनिंग तो बेटा देखो, जो जिसको पता है, जिसको इंग्लिश आती है, जो डेली वर्ड मीनिंग्स पढ़ता है, और जो नहीं भी पढ़ता, कुछ चीजें तो ऐसे ही पता चल जाती हैं, ठीक है, डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमको इतनी टफ नहीं आती, कोई इतना बड़ा आईएएस लेवल का वोकैबुलरी नहीं आता, ठीक है, शशि थरूर वाला वोकैबुलरी ऐसा भी नहीं आता, डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं ना, वो वाले वोकैबुलरीज आते हैं, तो कुछ कुछ के तो पता चल जाते हैं, अब कुछ कुछ जैसे जैसे पढ़ोगे आर्टिकल्स, वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान दोगे, अपने आप ही हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो, वही तो तुम्हारा वो है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो डेली बेसिस पे अपना पढ़ते रहो वो, ठीक है, तो वो मैं अब चिल करके पढ़ा रहा हूँ एकदम, कोई इतना घसीट भी नहीं रहा हूँ, तो कोई इतना फास्ट भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम ये है कि इतना टाइम देना, इतना ही टाइम देना है, तुम भी आराम से घर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, बस आधे घंटे दो, अपने राइटिंग वर्क पे ध्यान दो, बाकी सब तुम कर लोगे, ठीक है। चलो, तो वही बात है कि सब वो जल्दी ओवर हो जाएगा फिर, ठीक है ना, ज्यादा टाइम मिला करेगा ईगो के सेकंड पार्ट के लिए, फिर वो भी भगा देंगे, इस महीने तो कैसे भी मुझे खत्म करना है बेटा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ मेरे पास टाइम नहीं है, बात ये है, तो अगर दो चार भी क्लासेस बची तो देखेंगे, अगर तीन चार क्लासेस का हुआ तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। 74th का एकदम सही बात है, ये छोटी छोटी बातें हैं, नॉर्मल सी बात है, ये चीज तो हमें लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, है ना, तो 74th जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है बेटा। 75th पे आते हैं, अच्छा जी, 75th पे डायग्राम दे दिया और इसने बोला है P1 पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, P1 जो फिगर है, एट प्राइस P1 द फर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस, P1 पे अगर मैं देखूं तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, और क्या इक्वल है भाई, और क्या इक्वल है, और तो कुछ नहीं दिख रहा, ये डायग्राम ठीक से दिख भी नहीं रहा ना मुझे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखूं मैं, 70 ये रहा, अरे हाँ, नॉर्मल सी बात है, हाँ सबका ठीक है, आप दिखाइए ठीक से डायग्राम, ठीक है ठीक है ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ए आर और एम आर इक्वल है, बाकी तो P1 पे, P1 पे और तो कुछ भी नहीं है, आउटपुट तो जीरो ही प्रोड्यूस हो रहा है फिर, बिकॉज एम आर एंड एम सी इज इक्वल्स, हाँ ठीक है एकदम, ठीक है, बिकॉज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, समथिंग लाइक दिस, तो जीरो आउटपुट ही लग रहा है मुझे तो इसका बेटा। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है एकदम। Q3, Q3 नहीं है P1 पे, Q3 और Q4 के बीच में है, ना तो Q6 है ना तो Q5 है, ए ऑप्शन हो गया फिर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, 76, ये सेक्युलर पीरियड कौन सा होता है बताओ, ये तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है इसका, पढ़ाया तो था ये, थोड़ा बहुत ध्यान है, रुको मैंने मार्केट जब कराया था, तुम लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं, वैसे मैंने ये लिखवाया था थोड़ा बहुत जो है, सेक्युलर इतना मुझे ध्यान है कि वो जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है सेक्युलर। अच्छा, 76 का सी, चलो मान लेते हैं, ध्यान तो आ नहीं रहा मुझे वैसे, पर आप लोग कह रहे हो तो चलो मान लेते हैं, सेक्युलर पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, ओके फाइन, ठीक है, सी, यस, सी, वेरी गुड। चलो भाई, ये तो पता होगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा मार्केट है, अनरेगुलेटेड स्पॉट मार्केट या रेगुलेटेड मार्केट, ये तो बताया था मैंने, स्टॉक मार्केट कैसा मार्केट है, वेरी गुड, सबका सही है, सबको पता है, वेरी गुड, यस ये रेगुलेटेड मार्केट होता है,
बिकॉज ये ना किसी के अंडर अथॉरिटी में, ये एक्ट के अंडर आता है, ये स्टैब्लिश हो रखा है, एक एक अथॉरिटी इसको गवर्न करती है, जैसे कि सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करती है, तो ये रेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है, वेरी गुड। मार्केट फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो सिर्फ कंज्यूमर से ज्यादा डीलिंग करता है वो कौन सा मार्केट होता है, होलसेल या रिटेल? वेरी गुड। होलसेल वाला तो B2B था, याद होगा, बिजनेस टू बिजनेस। जो कस्टमर से डील करते हैं वो मार्केट होते हैं आपके रिटेल मार्केट। रिटेल ए वाला कैसे हो सकता है बेटा, ए नहीं होगा भावेश। होलसेल मार्केट बेटा बिजनेस टू बिजनेस होता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिटेल, तुम रिटेलर से ही तो खरीदने जाते हो कंज्यूमर बन के, होलसेलर वाले से थोड़ा ना खरीदते हो तुम। तो रिटेल मार्केट इज द करेक्ट ऑप्शन। सबका ठीक है। 79th पे आ जाए, कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन। कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन। इसका होगा, बताओ बताओ बताओ। सबका ठीक है, जन्नत, राधा, और किस किसने दिया ये आंसर? अभी दो स्टूडेंट ने दिया, जन्नत और राधा ने, बाकी लोग बताएं। नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन नहीं होगा। सार्थक का ठीक है एकदम, ध्रुव ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्योर कंपटीशन में ए वाला तो होगा ही होगा, है ना। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता ही था, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता ही था। डी वाला क्यों नहीं होगा बेटा, बिकॉज परफेक्ट नॉलेज नहीं होता प्योर कंपटीशन में। परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट कंपटीशन में होता है। प्योर कंपटीशन में ये दो मिसिंग होते हैं, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बाकी ऊपर के तो दो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ए और बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी ए, बोथ ए एंड बी। ठीक है, 80 पे आ जाओ। प्योर ओलिगोपली किसको कहा जाए? प्योर ओलिगोपली जो है वो कौन से प्रोडक्ट पे बेस किया जाता है? प्योर ओलिगोपली मतलब परफेक्ट ओलिगोपली। अब परफेक्ट ओलिगोपली जो था वो आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता था। तो आप लोग बी ऑप्शन कह रहे हो। भावेश का भी बी ऑप्शन है, जन्नत का भी बी ऑप्शन है, ध्रुव का भी बी ऑप्शन है, ठीक है एकदम। अब तो मैंने बता ही दिया, प्योर और परफेक्ट ऑलिगोपोली वो होता है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है। चलो आप लोगों को भी पता है, वेरी गुड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेरी गुड। 81 पे चलते हैं बेटा फटाफट से। 81 क्या कह रहा है, इन ओलिगोपोली व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म which is considered as the leader of the group, then it is called what? हाँ, वो था ना कि मतलब जिसमें एक लीडर होता है, डोमिनेट कर देता है मार्केट को, तो वो पार्शल होता है। और जिसमें सब सेम लेवल पे होते हैं वो फुल ओलिगोपोली होता है, ये कराया था मैंने। तो आप लोग सी ऑप्शन कह रहे हो तो एकदम ठीक है। लास्ट क्लास में कराया था, पार्शियल ओलिगोपोली मतलब जहां पे एक फर्म जो है वो लीडर है, डोमिनेंट फर्म है, और बाकी सब फॉलोअर्स हैं उसके। तो यही तो वो पूछ रहा है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। आ जाओ 82 पे। when the products are sold through a centralized body। और भी टाइप के ओलिगोपोली थे क्या मटेरियल में? मैंने ध्यान नहीं दिया था शायद, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो थोड़े से मैंने नहीं कराए हैं, उसके हिसाब से भी हैं। देखिए जरा। चलो कोई नहीं, मटेरियल में शायद है आपका ये ऑर्गेनाइज्ड और सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। ठीक है, मैंने ये मटेरियल में नहीं देखा था, मैंने जो थोड़ा बहुत अपना मटेरियल तैयार किया था उसमें मैंने देख लिया था। तो कोई नहीं, आपके मटेरियल में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, यहीं पे तो है जो वो है, दिखाता हूँ। ये आ गए हम टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पे। तो ये रहा टाइप्स। प्योर की बात हमने कर ली थी, ओपन क्लोज की बात कर ली थी, कल्यूसिव कंपेरेटिव की बात कर ली थी, पार्शियल और फुल की बात कर ली थी। सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ठीक है, तो सिंडिकेटेड क्या कह रहा है, दिस ओलिगोपोली रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट। सेंट्रलाइज्ड मतलब होता है मतलब केंद्रीकरण। ठीक है, कि मतलब कोई एक ही जो है वो पूरे ओलिगो एज अ ओलिगोपोली डील कर रहा है, कि वो खुद ही प्राइसेस सेट कर रहा है और वो खुद ही अपना डिसाइड कर रहा है कि मैं कितने प्राइस पे बेचूंगा।
ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में क्या होता है कि सिचुएशन वेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन, वो एकजुट हो जाते हैं, एक गठन कर लेते हैं और तब वो प्राइस और कोटा या जो आउटपुट है वो डिसाइड करते हैं। तो सेंट्रलाइज तो सिंडिकेट हो गया, और जब ग्रुप बन जाता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अकेला है तो सिंडिकेटेड, और ग्रुप में है तो ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हो गया हमारा सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। तो आप लोग डी ऑप्शन कह रहे थे, तो ठीक है, एकदम ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 वाला बेटा बताइए, जब आपका मोनोपोलिस्ट कंज्यूमर्स को सेपरेट मार्केट के हिसाब से डिवाइड कर ले और बोले कि हर मार्केट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे, तो वो आपका कौन सा डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है? जब मार्केट के बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि इस मार्केट में कुछ और उस मार्केट में कुछ और, तो वो कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है बताइए? ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है सार्थक बेटा, आपका तो ठीक है। बाकी लोग भी बताओ, अभी तक एक ही रेस्पॉन्स मुझे मिला है इस ऑप्शन के लिए। बाकी लोगों का क्या कहना है भाई? बताओ बताओ। जब आप मार्केट को, एक मार्केट को डिवाइड कर दो डिफरेंट मार्केट्स में, सब मार्केट्स में, तो कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? आपका होना चाहिए थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब हमें ये पता हो कि कंज्यूमर कौन से कैटेगरी से है, जब हमें ये पता हो कि ये कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है। सेकेंड डिग्री में कंज्यूमर्स पता होते हैं पर उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं पता होती। और थर्ड डिग्री में जब हम डिफरेंट मार्केट्स में बढ़ जाते हैं और हर मार्केट में अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं टू दी फ्रॉम दी कंज्यूमर्स, तो वो होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यही समझाया था मैंने आपको थर्ड डिग्री में। 84th पे आ जाओ, ये कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जहां पे हर एक कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो मार्केट निकाल लेगा, हर एक कंज्यूमर सरप्लस का वो ले लेगा बेनिफिट? तो अभी बताया जस्ट मैंने, हर एक कंज्यूमर से जब हमें पता चल जाए, ठीक है, कि वो कितना पे करने के लिए तैयार है, हर एक कस्टमर से फायदा हो जाए, तो वो कौन सा मार्केट होता है? एंटायर कंज्यूमर सरप्लस निकल जाए जिस मार्केट से, वो कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? राधा ठीक है बेटा आपका। बताओ बाकी लोग बताओ बेटा। एकदम ठीक है सार्थक, ये होता है आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब मार्केटर अपना, उसे ये पता चल जाए कि हर एक कंज्यूमर ग्रुप्स कितना पे करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब क्या है, वो हर एक मार्केट से एंटायर कंज्यूमर सरप्लस का बेनिफिट ले लेता है। पहले हाई इनकम ग्रुप से, फिर मिडिल इनकम ग्रुप से, फिर लो इनकम ग्रुप से, वो सबसे फायदा निकाल लेता है। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वेरी गुड। 85th पे आ जाओ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे किया जा सकता है? टाइम के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, इनकम के थ्रू, या इन सब में से सब? नॉर्मल सी बात है भाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो टाइम के बेसिस पे भी किया जा सकता है, साइज के बेसिस पे तो करते ही करते हैं, और इनकम के बेसिस पे भी तो करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो डी वाला हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। एकदम ठीक है आपका। 86 इज वेरी सिंपल। वो कौन सा मार्केट है जिसमें फर्म और इंडस्ट्री सेम होती हैं? वो कौन सा मार्केट है जिसमें फर्म और इंडस्ट्री एक ही बात है, अलग अलग कुछ नहीं है, वो एक ही बात है? नींद आ रही है आज मुझे। चलो बताओ, 86 का कौन सा है वो मार्केट? वेरी गुड राधा। और लोग बताओ बेटा, ये तो सिंपल है। ध्रुव, ऋतु, ठीक है एकदम। ऐसा कौन सा मार्केट जिसमें फर्म और इंडस्ट्री एक ही है, मतलब वही प्राइस सेट कर रही है और वही आउटपुट बेच रहा है? मतलब इंडस्ट्री नाम की कोई चीज ही नहीं है बेटा, क्योंकि वो अकेला है ना, तो वो खुद ही इंडस्ट्री और वो खुद ही फर्म भी है। मोनोपोली मार्केट, वेरी गुड। Under monopoly market, firms and industry are one and same thing and both will be price maker.
वेरी गुड। फटाफट करते हैं, 10 एमसीक्यूज, 10-12 एमसीक्यूज हार्डली बचे हैं। 87th, डिमांड कर्व मोनोपोली में कैसा होता है? तो बहुत सिंपल है राधा। ठीक है बेटा, बाकी लोग बताएं डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोली मार्केट का। बैठा नहीं जा रहा इस चेयर पे। ठीक है ध्रुव, जन्नत, ठीक है बेटा, सही बात है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, कि अगर प्राइसेस कम करोगे तभी ज्यादा आउटपुट बेच पाओगे। वेरी गुड। 88 का बताइए, अगर एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से तो फर्म को क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है सबका। नॉर्मल सी बात है बेटा, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है तो लॉस ही होगा। 89 पे आ जाओ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राधा ने बता दिया मुझे ये ऑप्शन, तो वो कह रही हैं एकदम सही बात है। पहला तो गलत है, प्राइस रिजिडिटी ओलिगोपोली में होता है, सेलिंग कॉस्ट नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक में होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव, नो दे कैन फ्रीली मूव। तो बचा डी। हाँ सही बात है, इंडस्ट्री तो बहुत सारे फर्म्स को मिलके बनाए बेटा, इंडस्ट्री तो बहुत सारे फर्म्स को मिलके बनाए, तो 89 का डी कितना सिंपल है। 90 पे आ जाओ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला तो ठीक है। साफ पता चल रहा है कौन सा सही कौन सा गलत है। एकदम ठीक बात है, सबका सही है। सबने जो ये ऑप्शन दिया ना सबका सही है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम आवर साइड, और उनके लिए वो इनकरेक्ट है। एकदम ठीक बात है। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं ना, हेट्रोजीनियस थोड़ी ना होते हैं। बाकी पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। यस 91। फॉर द फॉर द मार्केट, फॉर मार्केट द एसेंशियल कंडीशन इज, मार्केट होने के लिए इन सब में से क्या चीजों की जरूरत है? यार मुझे तो एसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब होंगे तो वो तीनों भी बेटा। ठीक है, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस भी होता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है, क्लोज कांटेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स भी होता है, पर एसेंशियल कौन सा है जो होना ही होना चाहिए? तो आप लोग कह रहे हैं सी, एकदम सही बात है। बेटा बिना बायर्स और सेलर से कौन सा मार्केट बन जाता है उनके कॉन्टैक्ट के? तो 91 का सी है, एकदम सही बात है बेटा। 92 जो है ना वो अगेन उसी टाइप का है जो हमने थर्ड या फोर्थ किया था, रिपीट हो गया है। चलो बता दो मुझे, अगर प्राइस 10 है और उस पर डिमांड 5 है तो 10 इंटू 5 इज 50। फिर प्राइस 12 हो गया और डिमांड 4 हो गया, तो 12 गुने 4 इज 48। नाउ 48 माइनस 50, 2 रुपए। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू 2 होगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। 93 पे बढ़ जाते हैं अब सीधा। ए आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पूछा है, ए आर किसके इक्वल होगा? आप लोग बी कह रहे हो। चेंज इन पी एंड क्यू ड्यू, नहीं, चेंज इन पी एंड क्यू आपका टी आर होता है, और चेंज इन टी आर जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के फॉर्मूले में लगता है। तो ए आर तो नहीं हुआ ये। नथिंग बट द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यस दिस इज व्हाट। ठीक है, मुझे मिल चुका है, बी वाला ही करेक्ट है। सी वाला हो नहीं सकता क्योंकि वो उल्टा हो गया फॉर्मूला, डिवाइड बाय नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, और सप्लाई कर्व से थोड़ा ना होता है यार कर्व। नो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 94 पे आ जाओ। इंटरनेशनल मार्केट का कौन सा हो सकता है एग्जांपल, कौन सी कमोडिटी जो इंटरनेशनल मार्केट की हो सकती है? मुझे तो लगता है सी वाला। आ, इसका नहीं, 94th में प्रोडक्ट। यस, 94th एग्जांपल ऑफ कमोडिटी सेड टू हैव एन इंटरनेशनल मार्केट। पेरिशेबल गुड्स का तो लोकल मार्केट होता है, बल्कि आर्टिकल्स रीजनल में हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी होता है।
बचा बी और सी। आप लोग बी कह रहे हो। मुझे लगा थोड़ा सा सी, बट लेकिन ऑप्शन जो है वो मटेरियल में भी दे रखा है बी वाला। तो अगर एक ये लॉजिक में लगाऊं कि प्रोडक्ट हुज ट्रेडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट, तो वो इंटरनेशनल में कैसे हो सकता है? मतलब अगर हमने रेस्ट्रिक्ट ही कर दिया तो वो कैसे पहुंचा फिर इंटरनेशनल? मैंने इस तरीके से भी समझा रेस्ट्रिक्शंस को कि मतलब हैवी ड्यूटीज लगा दी, तो वो तो इंटरनेशनल मार्केट वाले गुड्स पे ही होता है। बट लाइक हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज, मेरे हिसाब से सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑप्शन इसने बी दे रखा है, तो लेट्स मेक इट बी। अदरवाइज बहुत सारे गुड्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेस्ट्रिक्ट करती है गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, तो इसीलिए मुझे वो चीज ध्यान में आई। पर ठीक है, बी है इसका तो कर लेते हैं। बी तो हो सकता है, बी तो एनीवे हो सकता है, पर ज्यादा मुझे सी लगा। तो अगर सी नहीं है तो बी तो हो ही जाएगा, हाई वैल्यू के गुड्स ही तो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। ये फिर से रिपीट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज कैसा मार्केट है? चलो भाई बता दो, स्टॉक एक्सचेंज कैसा मार्केट है? बताइए प्लीज बताइए मुझे। ऋतु का ठीक है, राधा ठीक, ध्रुव ठीक। बताओ बेटा। ठीक है। सो दिस इज रेगुलेटेड मार्केट, राइट? अभी हमने पीछे देखा 96, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, क्या कहेंगे आप लोग? बताइए बेटा। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, सिर्फ ए जो है ना एकदम, वैसे ए वाला भी होता है, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है, बट पूरा तो देख लो। और भी कुछ ऑप्शंस पढ़ लो, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। ये भी हो सकता है, पर ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है ना, एमसी जो है वो एमआर को बिलो से कट करती हुई आगे बढ़ती जाएगी, वो सेकेंड कंडीशन होता है। थर्ड क्या कह रहा है? एम आर इज इक्वल्स टू ए आर एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज नॉट नेसेसरी, स्पेशली इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोली मार्केट। तो सी तो नहीं होगा, बचा डी। डी क्या कह रहा है? एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, यस, एंड एम सी शुड हैव पॉजिटिव स्लोप, यस। वाई पॉजिटिव स्लोप? बिकॉज आफ्टर कटिंग द एम आर, एम सी जो है वो बढ़ता रहता है, राइजिंग है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक मत देखो एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी बी में भी था, डी में भी है, तो पूरी बात को पढ़ो। तो डी इज द कंप्लीट। ओके, नाउ नेचुरल मोनोपोली अराइजेस व्हेन, मतलब खुद से अराइज हो जाती है नेचुरल मनी मोनोपोली, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कब होता है? बताइए बेटा। नॉर्मल सी बात है, सी वाला ऑप्शन हो सकता है आपका इसका, है ना, बिकॉज देखो इनॉर्मल्स गुडविल एंजॉयड बाय अ फर्म, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये नेचुरली नहीं होता, गुडविल कमानी पड़ती है। स्ट्रिंगेंट लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, तो ये भी नेचुरल नहीं है, दीज आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड कार्टल्स आर नॉट नेचुरल, वी डू दिस। खुद से नहीं होता ये। खुद से क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मशीनरी कैसी है, तो अगर आपका सब कुछ बेटर है तो नेचुरली आपको बेनिफिट देगी, और जिसको बेनिफिट मिलेगा वो मार्केट में रूल करेगा। वो इतना भी रूल कर सकता है कि वो मोनोपोली क्रिएट कर ले, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, दोज हु आर सीइंग सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा समझने वाली बात थी, वैसे मैं भी कंफ्यूज हुआ सी और डी में, बट लेकिन फिर सी इज द मोस्ट क्लोज। 98 पे आ जाओ बेटा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम किस में नहीं कर सकते, लेकिन इतना सा भी नहीं कर सकते। मोनोपोली में तो पूरा कर सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, ओलिगोपोली में भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स हैं होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। परफेक्ट कंपटीशन में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पूरा आइडेंटिकल है आपका प्रोडक्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो देर इज नो चांसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और प्रोडक्ट होमोजीनियस का इंप्लीकेशन ही यही है, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी बायर जो है वो एक्स्ट्रा प्राइस ना पे करे। 99, स्वीजी मॉडल एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी रिलेटेड टू विच मार्केट? सिंपल है, प्राइस रिजिडिटी तो किस मार्केट में होता था? आप लोगों ने पहले ही बता दिया है, तो एकदम सही बात है, ओलिगोपोली मार्केट में। वेरी गुड। 100 पे आ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ,
अच्छा, मोनोप्सोनी मार्केट है। अच्छा, ओके ओके फाइन। इसका तुम्हारा बी तो नहीं दे रखा 100 का, जरा देखें। 100 का सी दे रखा है। वही तो कहूँ, मोनोप्सोनी जो है, मोनोप्सोनी मैंने तुम्हें नहीं बताया ना बेटा। एक बार जरा ना अपने मटेरियल अगर है किसी के पास तो वो नोट करो। एक दो चीजें शायद रह गई हैं, एक बार इस पे आओ। हाँ शायद ये लास्ट टॉपिक था बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे इस चीज का। ये देखिए, डुओपोली मैंने आपको समझा दिया था। मोनोप्सनी भी है, ओलिगोपोसनी भी है, ओलिगोप्सनी एंड बाइलेटरल मोनोपोली। जरा इस चीज को नोट कर लो तो नोटबुक में। अगर मटेरियल नहीं है तो यहीं पे सामने दिख रहा होगा आपको डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए। मोनोप्सनी क्या होता है मैं यहीं से समझा देता हूँ। वो ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल बायर है प्रोडक्ट का, ठीक है, और सर्विसेज का भी, एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट्स इन विच सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ अ फैक्टर। ओके, आप ये समझिए, मोनोप्सनी ऐसी मार्केट है जहां पे सिंगल बायर है और सिंगल फर्म है, ठीक है। हाँ, मतलब यही है कि सिंगल बायर भी है, बायर भी सिंगल है उस प्रोडक्ट का। ये ध्यान रखिए, ऐसा कोई मार्केट नहीं था अब तक जहां पे बायर सिंगल हो, ठीक है। फर्म सिंगल हो सकते हैं बट मोनोप्सनी में सिंगल फर्म तो है ही, बायर भी सिंगल है। ओलिगोप्सनी, ओलिगोप्सनी कैसा मार्केट है? इज अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड इज मोस्टली रेलेवेंट टू फैक्टर मार्केट्स। लार्ज बायर्स मतलब बड़े बड़े पेइंग कैपेसिटी वाले बायर्स हैं, बट उनका नंबर जो है वो स्मॉल है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली वो होती है जहां पे सिंगल बायर और सिंगल सेलर हो। तो ये तो हमारा कुछ चीजें मोनोप्सनी की आ गई ना, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड मोनोप्सनी। सिंगल सेलर मोनोपोली का हो गया, सिंगल बायर मोनोप्सनी का हो गया। तो कॉम्बिनेशन किस किस का है? मोनोपोली एंड मोनोप्सनी का। कौन सा मार्केट? बायलेटरल मोनोपोली। तो आपका सी ऑप्शन होगा 100 का। आगे बढ़े बेटा, थम्स अप दे दे एक बार। ओके, ठीक है, आ जाते हैं सीधा। लास्ट बचा हुआ था हमारा, चलिए उसका भी श्री गणेश करते हैं अब फाइनली, और ऐसे करके अपना खत्म करते हैं। यस, क्या कहेंगी? तो 100 का तो आपको पता चल ही गया कि बायलेटरल मोनोपोली होगा, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। और 101 का बता दो बेटा। prices varies by attributes such as location or by customer spend is the dash degree of price discrimination. फॉर लोकेशन भी है तो दिस विल बी द थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री, अगर कस्टमर सेगमेंट होता अकेला तो वो फर्स्ट डिग्री होता, बट यहाँ पे लोकेशन भी पूछा है और कस्टमर के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे अगर हो तो वो थर्ड डिग्री ही होता है। वेरी गुड, हो गया खत्म ये। चलो फिर, देखो आप लोगों की इसकी भी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो चलिए खत्म होता है, ठीक है। अब बताओ तुम मुझे, तुम्हारा क्या मन है? अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट नोट करना है? चलो ठीक है, वो नोट कर लो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा सर टाइम। मेरे पे है तो बस पूछ रहा हूँ, नोट करना है नहीं करना है हमें वो। यस, मेरे पे है वो डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, पर नोट करना है नहीं। बताइए आपका वहां से उस फॉर्म से आप लोग ले सकते हैं ना मटेरियल जो है ऑनलाइन, तो ठीक है। बिकॉज ओके छोटी सी, सर। यस, वो मटेरियल है आप लोग का वहां पे, तो उस पर आप लोग देख लें एक बार उस पर भी। ऐसा करते हैं हम ना, बिजनेस साइकिल को ऐसा करते हैं कल ही करते हैं फिर, हाँ ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास थोड़ा टाइम पे स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज बेटा उसमें थोड़ा सा लेंदी है आज का टॉपिक, ठीक है। लेटर करने वाले हम, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और कल हम बिजनेस साइकिल खत्म करेंगे, क्योंकि बेटा वो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, वो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपका उसमें, तो वो आपका कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे अपना पार्ट 2 का जो हमारा रहता है, ठीक है। तो चलिए टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर द दिस क्लास, सर, ओके, यस प्लीज। सर लेटर हम बिजनेस लेटर ही तो करेंगे, हम क्या एडिटर वाले करेंगे? हम करेंगे आज जॉब लेटर, कवर लेटर जिसे हम बोलते हैं, जॉब एप्लीकेशन। अच्छा सर, ओके सर। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, तो प्लीज बी प्रेजेंट इन द क्लास, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, एंड थैंक यू फॉर टुडे, ओके।